Hello everyone, welcome back to my channel. Myself डॉक्टर रोजी और हम कर रहे हैं एनटेट सीरीज विद डॉक्टर रोजी। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, सो हमारा फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इसकी हम स्टार्टिंग से डेफिनेशंस करते हैं कुछ। फर्स्ट इज टीचिंग। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग, दैट इज टू गिव, शेयर और कम्युनिकेट। What? Communicate the knowledge, the concepts, values, and skills to the learners, usually in a classroom or academic settings, with the goal of fostering understanding, critical thinking, and intellectual development. So, teaching क्या है? टीचिंग में हम शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं व्हाट नॉलेज, कंसेप्ट्स, वैल्यूज। किसको? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। इसमें सेंडर क्या है? सेंडर एक टीचर होता है एंड लर्नर एक रिसीवर होता है। और ये सेंडर और रिसीवर कहाँ होते हैं? यूजुअली क्लासरूम में या एकेडमिक सेटिंग्स में। और इसका टीचिंग का पर्पस क्या है? ताकि जो लर्नर है, जो रिसीवर है, वो अच्छे से कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स हायर लेवल ऑफ थिंकिंग के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एंड उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो एज वेल एज इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट भी हो। नेक्स्ट, इसकी और भी कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें डेफिनेशंस याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपको एंटेट एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। सो टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड encouragement of learning according to Burton. Then another definition of teaching is that it involves imparting the information or skills as seen in as both art and science. So ये भी आ सकता है कि teaching is art as well as science. And next definition क्या है? Teaching is an interactive process between teacher and student during definable activities, जैसे specific structured and clearly identified teaching task. एग्जाम्पल, लेक्चर्स के टाइम पे, डिस्कशंस के टाइम पे, मतलब एक डिफाइनेबल एक्टिविटी के ड्यूरिंग जो भी इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं टीचिंग। नेक्स्ट, टीचिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस विद द कंपोनेंट्स लाइक कंटेंट, कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये आपको डेफिनेशंस बहुत इजी लग रही होंगी, बट कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि टीचिंग, उसमें एमसीक्यू में शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीचिंग की डेफिनेशन के बारे में बताइए। कि फर्स्ट पॉइंट होगा टीचिंग इज लाइक अ कंटेंट, टीचिंग इज कम्युनिकेशन, टीचिंग इज फीडबैक एंड टीचिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी, टीचिंग हैज फ्लेक्सिबिलिटी। या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद साइंस। तो इसमें से जो टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद साइंस वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सारे ऑप्शंस राइट होंगे। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अदर डेफिनेशंस क्या है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू द समथिंग। टीचर्स एप्टीट्यूड मतलब टेंडेंसी ऑफ अ टीचर टू टीच टू द लर्नर्स। देन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज through instructions and practice, usually aimed at improving performance in a particular job, task or field. So training, टीचिंग इज व्हाट? टीचिंग जो भी टीचर के पास नॉलेज है उसको कम्युनिकेट करना, शेयर करना, ताकि वो उसकी सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके। एंड ट्रेनिंग क्या क्या है? ट्रेनिंग में जो लर्नर है वो डिफरेंट स्किल्स डेवलप करता है ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ भी करने जा रहा है, चाहे वो कोई जॉब है या कोई टास्क ही करने जा रहा है या किसी भी फील्ड में, वो उस उन स्किल्स को यूज करके सक्सेस पा सके। सो ये है सिलेबस टीचिंग एंड ट्रेनिंग का। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस सिलेबस के अंडर नहीं दी हुई,
बट समटाइम्स वो बहुत ही कॉमन चीजें होती हैं और वो एमसीक्यूज में आ सकती हैं, इसलिए वो भी डिस्कस करेंगे. So, first is concepts of teaching. The concept of teaching refers to overall understanding of what teaching means. मतलब कि इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, एंड कम्युनिकेट करना. So, the concept of teaching includes teaching as a instruction, teaching as training, teaching as guidance, teaching as communication, teaching as nurturing, and teaching as inducing learning. So, टीचिंग का मतलब ये कि सिर्फ ये टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, कि टीचर के हिसाब से नहीं, स्टूडेंट या लर्नर के हिसाब से भी सारी चीजें, कंसेप्ट्स होने चाहिए. हम डिस्कस करते हैं टीचिंग एज इंस्ट्रक्शन. दिस फोकसेस ऑन गिविंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर्स. इसमें जो टीचर है वो प्राइमरी सोर्स होता है. एंड इट इज ऑफन लेक्चर बेस्ड, जिसमें कि एक टीचर आता है, वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है एंड जस्ट स्टूडेंट्स पैसिवली उसको सुनते हैं और टीचर चला जाता है. एग्जाम्पल, अ टीचर एक्सप्लेन्स ह्यूमन एनाटमी इन डिटेल यूजिंग द स्लाइड्स. सो दिस इज called as teaching as instruction. Next is teaching as training. It focuses on skill development and practice, and it is usually task based and performance oriented. So इसमें, इस टीचिंग में कैसे होता है कि पेशेंट सिर्फ, टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बट वो हैंड्स की प्रैक्टिस करवाता है, ट्रेनिंग देता है, स्किल्स डेवलप कराता है स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को. एग्जाम्पल, होम्योपैथिक स्टूडेंट इज ट्रेन टू टेक पेशेंट केस हिस्ट्री एक्यूरेटली. सो इसमें जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सुन नहीं रहा, वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहा है. थर्ड, टीचिंग एज नर्चरिंग. टीचिंग एम टू डेवलप द स्टूडेंट होलिस्टिकली. दैट मीन्स मेंटली, इमोशनली, सोशली, यहाँ पे स्पिरिचुअल भी ऐड हो जाना चाहिए. टीचर एक्ट्स एज अ मेंटर और guide. Example, a yoga teacher encourages students to practice mindfulness beyond the class. So इसमें क्या होगा कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, उस अपना सिलेबस ही नहीं कवर करेगा, बट उसको इन द मोमेंट रहने के लिए भी प्रैक्टिस कराएगा, ताकि वो उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके. अनदर एग्जाम्पल इज कि अभी रिसेंटली कुछ 2-3 साल से ही एनसीएच ने बीएचएमएस में एक फाउंडेशन कोर्स ऐड किया है, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं. बीएचएमएस कोर्स के स्टार्टिंग में ही वो हर उस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है. उसमें भी एक लेक्चर है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो पहले नहीं था. सो सिर्फ मेडिकल फील्ड में भी सिर्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है. एंड अगर स्टूडेंट्स को कोई मेंटल इशू आता है तो वो उसको खुद भी डील करे, क्योंकि वो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, ताकि वो अपने कलीग्स को भी हेल्प कर सके, अपने क्लासमेट्स को भी हेल्प कर सके, और अपने पेशेंट्स को भी सिंपैथेटिकली डील कर सके. नेक्स्ट, टीचिंग एज कम्युनिकेशन. टीचिंग इज सीन एज टू वे प्रोसेस, नॉट जस्ट डिलीवरिंग बट रिसीविंग फीडबैक एंड इंटरैक्टिव. अगर टीचर सिर्फ अपना लेक्चर डिलीवर करके चला जाएगा, पूछेगा नहीं स्टूडेंट्स को कि क्या आपको समझ में आया, या ये नहीं पूछेगा कि आपको कोई सवाल है या कोई क्वेरी है, तो वो वन वे प्रोसेस हो जाएगा. लेकिन जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे या टीचर आंसर देगा, या टीचर ही उनको फीडबैक पूछेगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, या फिर वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के आने के लिए बोलेगा, या होमवर्क देगा, या प्रीवियस होमवर्क को चेक करेगा, पूछेगा. इंटरैक्टिव जो कम्युनिकेशन होगी, दैट इज टू वे प्रोसेस, उसको बोलेंगे टू वे कम्युनिकेशन. सो इसमें फीडबैक भी रिसीव किया जाएगा एंड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होगी. दिस इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मीन्स बोल के कम्युनिकेशन होगी, एंड नॉन वर्बल में जिसमें वर्ड्स नहीं बोले जाते, लेकिन नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कि हम सिर्फ नोडिंग भी कर सकते हैं, कि अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है या कुछ बता रहा है, तो हम उसको वर्बली ना बोल के नोडिंग भी कर सकते हैं. यस, यू आर राइट.
यहाँ उसको थंब भी दिखा सकते हैं कि यस आप सही कर रहे हो, या आपकी बॉडी लैंग्वेज से स्टूडेंट्स लर्नर्स समझ जाते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है और उसको उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर। सो अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत फ्रेंडली है, ताकि वो इजीली हर टाइप का स्टूडेंट आपको फीडबैक दे सके, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। सो ये वर्बल, नॉन वर्बल एंड अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है? अ टीचर आस्क क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स डाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टीचिंग एज गाइडेंस। या सो टीचिंग एज गाइडेंस, इसमें टीचर सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग एंड लाइफ डायरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट। कि सिर्फ सिलेबस को कवर करना नहीं, इन जनरल भी अगर पेशेंट स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई फर्दर कोई ड्यूरिंग कोर्स ही उसको कुछ स्किल डेवलप करनी है आउटसाइड योर इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए उसको उसकी अ, उसके प्रोज एंड कॉन्स के अकॉर्डिंग, उसकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली गाइड करना। कॉमन, दिस इज कॉमन इन करियर काउंसलिंग और क्लिनिकल टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी स्टूडेंट को केस टेकिंग सिखा दिया क्लास में, सो जब वो केस टेकिंग कर रहा है तो उसको साथ साथ में उसको गाइड करना। Another example is a professor helps a student choose their research topic based on the interest। जैसे BHMS या MD में स्टूडेंट के गाइड होते हैं, वो चूज करते हैं टॉपिक्स को ताकि वो रिसर्च में हेल्प कर सकें। इन मेडिकल फील्ड अ गाइड हेल्प्स टू चूज द टॉपिक ऑफ साइनॉप्सिस और थीसिस फॉर द रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट इज टीचिंग एज इंड्यूसिंग लर्निंग। Its focus is on stimulating curiosity and motivation, so learning happens naturally. Example: problem solving, inquiry, discussions। so ये तो बहुत कॉमन चीज है कि अगर हमने सिर्फ केस टेकिंग बता दी एक स्टूडेंट को होम्योपैथी में या किसी भी मेडिकल फील्ड में, और हमने लेक्चर से बता दिया कि ओके पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसकी केस हिस्ट्री लेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके ये टेस्ट करवाएंगे, बट वो ज्यादा बेटर अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको आप उनको खुद के केसेस बताएंगे कि ओके ये ऐसा केस मेरे पास आया था, मैंने इस तरीके से ये मेथड के थ्रू इसको रेमेडी दी, और फिर उसके फॉलोअप्स के साथ बताएंगे। या फिर जैसे इन्होंने लिखा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन कि आप उनको केस देंगे, चाहे वो वर्चुअल केस हो चाहे वो रियल केस हो, कि ये केस है, ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो आप बताइए कि आपका क्या इनपुट होगा इसमें। या इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स कि उनको क्वेश्चंस पुट करना कि ओके कि ये चीजें हैं तो आप कैसे करेंगे, इसमें प्रोसीजर कैसे करेंगे। तो उससे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को क्यूरियोसिटी होती है एंड मोटिवेशन होती है। अगर आप सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके चले जाएंगे तो उससे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है और वो धीरे धीरे लेक्चर में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो इसकी एग्जांपल है टीचर गिव्स अ रियल पेशेंट केस टू सॉल्व इंस्टेंट ऑफ जस्ट द थ्योरी। Okay, so the next is structure of teaching. Structure of teaching is what? The structure of teaching refers to organized framework through which this concept is implemented, जिसमें planning, preparation, delivery as well as evaluation भी आएगा। So structure को याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे कि what is involved in the teaching। अगर स्ट्रक्चर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज इन्वॉल्व इन द टीचिंग। तो इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा टीचिंग के लिए? ऑब्वियसली हम समझना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। टीचर, टीचिंग के लिए एक टीचर होना चाहिए, एक लर्नर होना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए, यस नॉलेज होनी चाहिए, पर सिर्फ वर्बली हम हर चीज नहीं समझा सकते हैं। तो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे खड़े होके नहीं पढ़ा सकते किसी को, क्योंकि बहुत सारी नॉइस डिस्टरबेंस होएगी। सो वो सारी चीजें हैं कि व्हाट इज इन्वॉल्व इन द क्लासरूम। स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग में क्या क्या आएगा? टीचर, द एलिमेंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द टीचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर।
ओके। सो क्या कंपोनेंट्स है? टीचर, लर्नर एंड कंटेंट, कि आपको क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट्स को क्या लर्न करना है। ऑब्जेक्टिव्स, कि आपकी लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स क्या लर्न करेंगे, उसका आउटकम क्या होगा। देन टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कि आप कौन सी स्ट्रेटेजीज डिफरेंट अप्लाई करना चाहते हैं और करेंगे टीचिंग प्रोसेस में। देन क्लासरूम इन्वायरमेंट एज वेल एज इवेल्युएशन एंड फीडबैक, ये सब आएगा स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। द नेक्स्ट इज steps or phases of teaching. These are the stages followed from start to end of teaching session. इसको याद रखने के लिए हम क्या कहेंगे? how teaching happens. structure of teaching में था what is involved in the teaching, and steps में क्या है? how teaching happens in the sequence. planning and preparation, प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कंटेंट को, देन कंटेंट जो भी आपका डाटा होगा उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, देन कौन सी स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है वो करेंगे, देन क्लासरूम मैनेजमेंट करेंगे, देन प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन करेंगे, देन उसके बाद इवेलुएट करेंगे, फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से कि आपको समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। सो कैसे? फर्स्ट इज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जिसमें आएगा लेसन प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, कि आप क्या चाहते हैं अपने लेक्चर में। देन ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, अरेंजिंग द मटेरियल लॉजिकली, कि ये नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आप नुमोनिया टॉपिक करवाने वाले हैं तो सबसे पहले आपने नुमोनिया बोला और उसकी डेफिनेशन बताई नहीं, डायरेक्टली आप इन्वेस्टिगेशन पे चले गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद आप डेफिनेशन बता रहे हो, देन आप कॉजेज बता रहे हो, फिर आप बीच में ही मैनेजमेंट बताने लग गए, बीच में ही होम्योपैथिक पार्ट कर दिया, बीच में ही रेपर्टरी रूब्रिक्स करने लग गए। वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें होनी चाहिए, एक माइंड मैपिंग के थ्रू स्टूडेंट को समझ में आए। थर्ड इज चूजिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी, सिलेक्टिंग बेस्ट मेथड, जैसे कि आप लेक्चर मेथड के थ्रू समझाएंगे वो टॉपिक या चीज, या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाएंगे, या क्या वो टॉपिक डिस्कशन के थ्रू इजीली समझ में आएगा, या रोल प्ले मेथड से समझ में आएगा। रोल प्ले मीन्स कि एक स्टूडेंट पेशेंट बन गया, एक स्टूडेंट एग्जामिनर बन गया, तो ऐसे रोल प्ले करके, ये यूजुअली प्रैक्टिकल्स में होता है ताकि वो इजीली समझ पाए। या साइमुल या फिर जब कोई पेशेंट अवेलेबल नहीं है तब ये रोल प्ले मेथड से स्टूडेंट समझ पाते हैं, या साइमुलेशन मेथड्स, जैसे कि अगर रियल पेशेंट नहीं है तो, या फिर ऐसा कुछ केस है जो हम रियल पेशेंट पे एग्जामिन नहीं कर सकते, तो साइमुलेटर्स होते हैं जो डमी मॉडल्स होते हैं, उसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को सिखा सकते हैं। सो डिफरेंट स्ट्रैटेजी चूज करेंगे जो भी आपका टॉपिक है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स को हैंडल करना, कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही इजीली इंटरेक्टिव होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शाई होते हैं, उनको प्रोब करना पड़ता है कि ओके उनके साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करके जो नहीं भी समझ में आया वो आपसे बेझिझक पूछ सकें। देन टाइमिंग्स, प्रॉपर टाइमिंग्स हो ताकि टाइमली स्टूडेंट्स आपकी क्लास में आए, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। समटाइम्स ये होता है कि आप क्लास स्टार्ट कर दी और कुछ स्टूडेंट्स बाद में 15-20 मिनट बाद आ रहे हैं, तो सारा फ्लो खराब हो जाता है। अब न्यू स्टूडेंट जो लेट आए हैं उनको पूछते हो तो उनको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस लेक्चर भी लगाया नहीं होता, तो उनकी प्रेजेंस, उनकी एब्सेंटीज, उनकी अटेंडेंस, उनकी टाइमिंग्स और प्लस उनकी एंगेजमेंट क्या है, वो सब इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट में फिजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा पीक गर्मी है, जून का टाइम है और आपके रूम में एसी नहीं चल रहा, तो भी स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपको मैनेजमेंट को या कॉलेज स्टाफ को रिक्वेस्ट करके वो ठीक करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स इजीली एंगेजमेंट हो सके उनकी। तो ये सब चीजें क्लासरूम मैनेजमेंट में आएगा। ये भी एक यूनिट है, शायद ये फोर्थ यूनिट है हमारा इस एंटेड सीरीज का, वो भी हम करेंगे डिटेल में। देन प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, कि हम लेक्चर को प्रेजेंट करेंगे, कि वो लेक्चर मेथड के थ्रू करेंगे, ऑडियो विजुअल मेथड में करेंगे, वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, कि हाँ आपने जो टॉपिक्स पढ़ाए, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़ाए, कि उनको स्टूडेंट्स को समझ में आया, उन्होंने रिटेन किया, तो वो कैसे होगा। या तो आप क्लास ड्यूरिंग क्लास आप उनसे क्वेश्चंस करेंगे, फीडबैक लेंगे, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, और या फिर आप टेस्ट लेंगे या एग्जाम्स लेंगे, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं या मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, टर्म एग्जाम्स होते हैं,
तो उसके थ्रू भी आप इवेल्युएशन कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। सो सो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें। सो फेजेस ऑफ लर्निंग में देर आर अदर अप्रोचेस, ये भी आपको डिफरेंट ऑथर्स ने ये दिया है, तो कोई भी ऑथर का वो पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट इज हर्बेशियन अप्रोच, जेएफ हार्बर्ट ने ये दिया था। ही फोकसेस ऑन लॉजिकल स्टेप्स ऑफ लेसन डिलीवरी, जिसमें स्टेप्स क्या है? फर्स्ट इज प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन। ये आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स ये सीरियल वाइज ही याद करने पड़ेंगे। जो आपको एंटेट का एग्जाम है उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ओके कि ये सीक्वेंस क्या है। कई बारी डिफरेंट 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें ये सारे सीक्वेंस आगे पीछे होंगे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पहला है, कौन सा बाद में है। सो अगर स्पेसिफिकली उन्होंने हर्बेशियन अप्रोच पूछा है तो आपको ये वाला याद रख के उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। सो दिस इज यूज फॉर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। सो जब हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, एंड हायर लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। सो अभी के लिए फिलहाल ये याद रखिए कि दिस इज फॉर बेसिक मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए। इसके एग्जांपल्स अभी समझते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर आप नक्स का पढ़ाने वाले हैं क्लास में, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इशू है। हाँ, सो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इस मेथड की। सो इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर इज गोइंग टू टीच नक्स वोमिका इन मटेरिया मेडिका, फर्स्ट स्टेप इज प्रेपरेशन। टीचर रिकॉल्स द प्रीवियस नॉलेज। वो स्टूडेंट्स को पूछेगा कि ओके, यू यू ऑल नो हाउ coffee keeps people awake and makes them restless. Now, can you think of a remedy or a medicine in homeopathy which has similar action on overactive nervous system? So वो स्टूडेंट्स को uh, इन की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उसको उनको प्रोब करेगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। Then he introduced the new lesson with the symptoms and characteristic of nux vomica. Teacher presents nux vomica. nux vomica के वो different symptoms को प्रेजेंट करेगा, जिस वो प्रेजेंटेशन के अंडर आएगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन या उसका दूसरा नाम है एसोसिएशन। देखिए, ये देखिए, प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, देन थर्ड वन इज कंपैरिजन। सो फर्स्ट फर्स्ट वन में प्रेजेंटेशन आ गया, सेकंड इज प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंट करेगा टीचर, देन थर्ड इज कंपैरिजन या एसोसिएशन, ही विल कंपेयर द नक्स वोमिका विद अदर रेमेडीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। की फॉर एग्जाम्पल की नक्स वोमिका या ब्राइनिया में की कॉन्स्टिपेशन में कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो वो डिफरेंट सिम्टम्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन करेगा। देन फोर्थ इज जनरलाइजेशन। ही विल teacher will formulate the key essence of the remedy. So nux vomica can be remembered as the remedy for oversensitive persons, irritable persons with digestive troubles and overstimulation. Fifth is application. Now students apply learning in case based examples. Teacher gives a short case: a 35-year-old businessman with piles, constipation, with ineffectual urge, much irritability, addicted to coffee. Which remedy would you think of? So answer would be nux vomica. Then evaluation. Then further feedback lena, check understanding with quick questions. Ki what type of constipation is seen in the nux vomica? So the students will answer correctly. Then he'll ask about how does it different from rhinia and opium. Comparison part आ गया. What kind of patients are best suited for nux vomica? So ये सारे इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे: प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन, राइट? सो नेक्स्ट इज ब्लूम। ब्लूम टेक्सोनॉमी
बेस्ड। सो ये ब्लूम टेक्सोनोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार इसका क्वेश्चन आता है। बेंजामिन ब्लूम ने ये दी थी। इसने तीन मेन डोमेन दिया है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड डोमेन इज अफेक्टिव डोमेन, जिसमें लर्नर स्टूडेंट्स के इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड थर्ड डोमेन इज साइकोमोटर डोमेन, जिसमें सारा फोकस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्किल्स के ऊपर किया जाता है। इट ऑल्सो डिफाइंस 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। सो ये जो फर्स्ट वन है कॉग्निटिव लर्निंग में, उसके क्या लेवल्स हैं या स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज नॉलेज, comprehension. Comprehension is like understanding. Third is application. Fourth, analysis, synthesis, and evaluation. So it is used for designing learning outcome and assessment. ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो लेवल्स हैं, पहले ये डिफरेंट लेवल्स थे, देन उसके बाद इनको डिफरेंटली बोला गया और थोड़ा अरेंज रीअरेंज कर दिया गया। वो हम तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये याद रखिए। इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट। एग्जाम्पल कि आर्सेनिक एल्बम को पढ़ाना कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट वन है उसके अकॉर्डिंग कैसे? नॉलेज। फर्स्ट वन इज नॉलेज, रिकॉल करना। स्टूडेंट्स रिकॉल की सिम्टम्स लाइक रेस्टलेसनेस, बर्निंग पेन्स, थर्स्ट फॉर सिप of waters. Then comprehension मतलब understanding. Students explain why burning pains are better by heat, मतलब पर्टिकुलर मोडालिटी के वो रीजंस बताएंगे विद हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका। अगर उन्होंने पढ़ा होगा फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका लाइक बर्ड, तो उनको रीजंस पता होंगे, यहाँ उनके टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा, सो उनको इजीली पता होगा। देन एप्लीकेशन, स्टूडेंट अप्लाइज रेमेडी चॉइस इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग विद रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी, कि वो आर्सेनिक एल्बम की जो भी इंडिकेशंस उनको पढ़ाई होंगी, चाहे वो मेंटल सिम्टम्स हो, फिजिकल डिजीज हो, कुछ भी हो, तो उस अकॉर्डिंग जो उनको उन्होंने सीखा होगा, पढ़ाया होगा, तो उसको अप्लाई करेंगे। देन एनालिसिस, स्टूडेंट डिफरेंशिएट और कंपेयर आर्सेनिक एल्बम विद अदर रेमेडीज। फॉर एग्जांपल कि ओके, आर्सेनिक एंड फास्फोरस इन रेस्टलेसनेस, आर्सेनिक एंड इलियम सिपाइन कोराइजा। तो ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि केस स्टूडेंट्स ने केस ले लिया और उसके बाद उन्होंने रूब्रिक्स कर लिए, सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने रूब्रिक्स ले लिए, डिफरेंट रेमेडीज उनके रेपर्टोरियल चार्ट में आ गई। उसके बाद उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी रेमेडी इस पेशेंट को देनी है? तो वो अगर उनको कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका आता होगा तो वो इजिली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देन सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन क्रिएट। स्टूडेंट प्रिपेयर अ केस चार्ट कंपेयरिंग एक्यूट वर्सेस chronic action of arsenic. For example, student prepare a remedy comparison chart for gastroenteritis remedies. He creates mini treatment guidance, जैसे arsenic element कम indicated होगी if the patient is restless, anxious, burning and is better by warmth, और veratrum कम indicated होगी when there is collapse and cold sweat especially on the forehead. चाइना कब इंडिकेटेड होगी? इफ फ्रूट डायरिया विद वीकनेस। देन नक्स भूमिका कब इंडिकेटेड होगी? इफ देर इज एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, नौशिया होगा एंड इनफेक्शुअल अर्जोगी। तो ऐसे जो भी बेसिक चीजें हैं वो उनको याद करके एक मिनी माइंड मैप भी बना सकते हैं, पेपर के ऊपर भी चार्ट बना के, ताकि वो इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी प्लस प्रेजेंट भी कर सके वो क्लास में। और स्टूडेंट डिजाइन अ केस प्रेजेंटेशन कंबाइनिंग मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी रूब्रिक्स और ऑर्गेनन के एफोरिज्म्स। सो सिंथेसिस में क्या है? इट इज like combining and reorganizing the knowledge to create a comparative charts, guidelines, case management plan, etc. And then is evaluation. Evaluation मतलब judge करना. Here the student doesn't just create a plan but critically judges whether the plan or remedy actually worked and why. कि मतलब कि वो जो उसने रेमेडी दी, तो ये नहीं कि ओके उसने केस लिया, रेमेडी देके पेशेंट को भेज दिया, बट वो एक अच्छा स्टूडेंट उसको खुद की जजमेंट को भी इवेल्युएट फिर से करेगा कि
वो कैसे सही रेमेडी दी, और जब पेशेंट आएगा वापस तो फॉलो अप लेगा कि ओके कौन से सिम्टम्स इस रेमेडी से बेटर हुए, कौन से नहीं हुए, डिटेल में. स्टूडेंट रिव्यू द पेशेंट रिस्पॉन्स, डिड द डायरिया, बर्निंग पेन्स एंड एंग्जाइटी improve within 24 hours, or what? If yes, judges ascending album was the correct prescription. If no, या partial improvement हुई या improvement नहीं हुई, then he critically reflects that was a potency right, क्या कि मैंने potency गलत चूज कर ली, क्या वर की नोट्स ओवरलुक्ड, कि क्या मैंने की नोट्स पे ज्यादा प्रिस्क्राइब कर दिया, जनरलिटीज को पीछे छोड़ दिया, did they misjudge the anxiety modality. Finally, the student justify the correctness of the remedy choice or decides if the second prescription is needed or not. Okay, so यहाँ पे हम फिर से देखते हैं ऊपर वाली स्लाइड. ब्लूम के अकॉर्डिंग 3 डोमेन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज कोग्निटिव डोमेन, सेकेंड इज अफेक्टिव डोमेन, थर्ड इज साइकोमोटर. सो कोग्निटिव डोमेन के पार्ट्स ये आपको याद करने हैं. देन वही अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करें, develops empathy towards patients anxiety and fear of death. कि अगर हम अफेक्टिव डोमेन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ताकि वो इजीली उनके खुद के इमोशंस को भी प्रोसेस कर सके, और वो एम्पैथी वाइज स्टूडेंट्स को, जो उनके पेशेंट्स होंगे उनको भी एम्पैथी वाइज या सिंपैथी देके उनको समझ पाएंगे, और उनके फैमिली मेंबर्स को भी गाइड कर पाएंगे कि ओके दिस इज द कंडीशन, कि इस कंडीशन में पेशेंट ऐसे ही रिएक्ट करता है तो वो उसको वो करेगा. अगर अगर टीचर ही सेल्फ सेंटर्ड होगा, अगर वो घर से लड़के आया होगा या उसका खुद का मूड खराब होगा, या वो अब सिर्फ टीचर सेंटर्ड अप्रोच से ही पढ़ा के चला जाएगा, तो स्टूडेंट्स यस डेफिनेटली इन द एंड ऑफ सेमेस्टर वो सिलेबस तो कवर कर लेंगे, लेकिन वो उनकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा गया. तो अगर उनकी खुद की इमोशनल हेल्थ ही ऐसी है, प्लस अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही टॉक्सिक या ट्रोमेटाइज्ड वाला था, तो वो फर्दर जो वो पेशेंट्स होंगे उनको भी वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, उनको सिंपैथी नहीं दे पाएंगे. राइट. सो थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, जो हमने ये भी बात की, दिस वन. थर्ड साइकोमोटर डोमेन में ये हम सारी डिटेल आगे करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ. साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल स्किल्स, मतलब जिसमें फिजिकल फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व होती है, वो होती है साइकोमोटर डोमेन. Here student practices repertorization to select the arsenic album correctly and learns to write the prescription and manage doses. ठीक है. सो इसमें अब खुद देखिए कि वो प्रैक्टिस करेगा विद हेल्प ऑफ हैंड्स ही करेगा, और राइट भी करेगा विद हेल्प ऑफ हैंड, इसलिए ये साइकोमोटर डोमेन में मैंने कुछ होम्योपैथी की एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. सो द नेक्स्ट इज मॉरिसन टीचिंग मॉडल. एच.सी. मॉरिसन ने दिया था. इनके स्टेप्स क्या हैं? एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसाइटेशन. देन इसका फोकस क्या है? इट इज यूनिट बेस्ड प्लानिंग. इट इज मोर डिटेल्ड देन हार्वर्ड जो हमने फर्स्ट किया था, इससे भी अच्छे डिटेल में ये है. वो कैसे देखते हैं? विद द एग्जांपल्स हम देखते हैं. इट इज यूज्ड फॉर साइंस सब्जेक्ट्स और वेयर लॉजिक इज द की. सो एग्जाम्पल, रेमेडी nux vomica in gastric complaints. The first step is exploration. Teacher introduces a clinical situation जैसे a patient comes with acidity, nausea after spicy food, irritability and ineffectual urge for stool. तो स्टूडेंट्स ब्रेन स्टॉर्म पॉसिबल रेमेडीज की ओके ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी रेमेडीज सोच सकते हैं, और वो अपने आंसर्स आप टीचर को बताएंगे. देन टीचर प्रेजेंट्स नक्स वोमिका एज द की रेमेडी, हाईलाइटिंग इट्स मोरालिटी एंड सिम्टम्स इन डिटेल. कि वो बताएंगे कि ओके जो मैंने आपको केस बताया था उसमें ये फलानी रेमेडी इंडिकेटेड है, और उसको रीजन सारे बताएंगे टीचर. देन थर्ड इज एसिमिलेशन. Here student connect this knowledge with the other remedies for gastric complaints. For example, ये सारे remedies they compare differences कि नक्सवोमिका ओके नक्सवोमिका कब देंगे कि वो चिली होगा, इरिटेबल होगा, इन्फेक्शुअल अर्ज होगी, पल्सिटेला में माइल्डनेस है, थर्स्टलेस है,
देन कार्बोवेज में फ्लैटुलेंसी विद कोलैप्स है। तो ऐसे डिफरेंट रेमेडीज, अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट की बात कर रहे हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो एसिमिलेशन इसके अंडर आएगा। देन ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन इनटू चार्ट्स एंड टेबल्स, जैसे रेमेडी की नोट्स डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, तो ऑर्गेनाइज करके समझेंगे। देन रेसिटेशन, एक्टिव रिकॉल एंड प्रेजेंटेशन। एक तो होता है कि बार बार रिपीट कर करके उसको याद कर लेना। स्टूडेंट्स ओरली प्रेजेंट केसेस वेयर दे वुड प्रिस्क्राइब नक्स वोमेगा एक्सप्लेनिंग व्हाई अदर रेमेडीज आर रूल आउट। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन जो हमने अभी पढ़ा मॉरिसन मॉडल में, जो एसिमिलेशन वर्ड आया उसका क्या मतलब होता है, स्टूडेंट प्रैक्टिस, रिहर्स एंड इंटरनलाइज द न्यू नॉलेज दे गॉट इन द प्रेजेंटेशन स्टेप, कि जो भी नई इंफॉर्मेशन आई वो एसिमिलेट कर लिया। जैसे हम जीआईटी में पढ़ते हैं कि जो भी हमने खाना खाया वो एसिमिलेशन हो गई, राइट। सो इसका डिफरेंशियल क्या है, एसिमिलेशन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी है। जब हम पेडागोगी यूनिट करेंगे उसमें डिटेल में आएगा पियाजे का। सो उसमें उसमें भी एसिमिलेशन वर्ड यूज किया है, उसका मतलब क्या है, अवशोषण। ओके, व्हेन अ लर्नर फिट्स न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। लर्नर डजंट चेंज द स्कीमा, ओनली एड्स द न्यू आइडिया। फॉर एग्जांपल, a child who knows about the dogs sees a wolf and calls it a dog because they assimilate it into existing schema of four leg dogs। ठीक है, सो मतलब इस ये एक बच्चे ने क्या किया, एसिमिलेट कर लिया कि उसको बताया गया था कि ओके दिस इज डॉग, तो उसने उसके दिमाग ने उसको क्या समझा कि ओके जो भी फोर लेग के होते हैं उनका फेस ऐसे होता है, बाल ऐसे होते हैं, तो वो होते हैं डॉग्स। तो ऐसे ही जब वुल्फ की उनको फोटो दिखाई गई, तो उन्होंने फोटो या वीडियो दिखाएगी, तो उन्होंने देखा कि ये भी डॉग जैसा ही दिख रहा है, तो उसको उसने भी उस वुल्फ को भी डॉग ही बोल दिया। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एकोमोडेशन, व्हेन new information doesn't fit into existing schema, so the learner modifies the schema। example, वही student, वही child, the same child later learns that the wolf is not a dog, they change their schema of dog to differentiate, right। so उनको एसिमिलेशन मतलब कि वो सेम उसको लगा, लेकिन अकोमोडेशन में उसने जो नई इंफॉर्मेशन आई उसको पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ मिला के मॉडिफाई कर दिया कि ओके डॉग्स जो होते हैं वो घरों में रहते हैं या स्ट्रीट्स पे होते हैं, लेकिन वुल्स कॉमनली नहीं होते हैं, पर दिखते थोड़े कॉमनली हैं, तो उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया। तो हिंदी में क्या आएगा, अनुकूलन कर लिया, राइट। एक और टर्म है अडेप्टेशन, इसको है अनुकूलन प्रक्रिया। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट इंक्लूड्स बोथ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। सो इट इज कंटिन्यूस एडजस्टमेंट टू न्यू एक्सपीरियंसेस, राइट। तो नेक्स्ट अप्रोच इज RCEM अप्रोच, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये है इंडियन मॉडल बेस्ड ऑन ब्लूम्स, जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं ब्लूम्स, उसका इंडियन मॉडल है ये। इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन। इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि ये जो आप पढ़ाने वाले हो उसका आउटकम क्या होना चाहिए, ये क्या होगा। प्रोसेस, टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, वो प्रोसेस आ जाएगा टीचिंग प्रोसेस में। देन लर्निंग आउटपुट, आउटकम में क्या है, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। सो इट इज यूजुअली यूज्ड इन इंडियन स्कूल्स एंड टीचर ट्रेनिंग में। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल टीचिंग होम्योपैथिक केस टेकिंग। इसके इनपुट में क्या आएगा कि हमको केस टेकिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कि स्टूडेंट्स केस टेकिंग सीख सके। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ केस टेकिंग इन होम्योपैथी, develops the skill to elicit symptoms in causation, modalities, mental generals, physical generals, ये होम्योपैथिक की बात है। एंड कल्टिवेट एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड होलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, राइट। सो इस ये होम्योपैथी की बात है। अदरवाइज अगर हम और भी जनरल केस टेकिंग की बात करें, या फॉर एग्जांपल गायनी ऑब्स की केस टेकिंग की बात करें, तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम बताते हैं कि हर पेशेंट को ये चीज पूछनी है, तो वो उनके केस टेकिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे कि हर पेशेंट को सेम
केस टेकिंग पूछ के हम डिफरेंट आउटकम पे आ सकते हैं। देन प्रोसेस, मतलब टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी कि टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू होगी, डिस्कशन के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, वो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। वो हम डिफरेंट टीचिंग मेथड जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो डेमोन्स्ट्रेशन इज टीचर परफॉर्म्स अ लाइव केस टेकिंग विद द पेशेंट या साइमुलेटेड पेशेंट। डिस्कशन, student analyzes the importance of open ended versus closed ended questions, कि वो डिस्कशन वो टीचर के साथ भी कर सकते हैं या वो आपस में भी डिस्कशन करके सीख सकते हैं। देन ग्रुप एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स रोल प्ले एज डॉक्टर एंड पेशेंट। देन ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि सैम्पल केसेस वीडियो फ्रॉम क्लिनिक्स, की अपने खुद के क्लिनिक्स या फिर जो जो भी रिसर्चेस हुई हैं वो वीडियोस टीचर स्टूडेंट्स को दिखा सकता है प्रोजेक्टर के ऊपर, राइट। एंड थर्ड इज आउटपुट, स्टूडेंट्स, मतलब इसका आउटपुट क्या हुआ, स्टूडेंट्स अचीव नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूडनल लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स कैन लिस्ट द स्टेप्स ऑफ केस टेकिंग, मतलब नॉलेज कर ली। स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म अ मॉक केस टेकिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। देन स्टूडेंट्स शो सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी टुवर्ड्स पेशेंट ड्यूरिंग केस टेकिंग। स्टूडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट केस रिकॉर्ड्स। ओके, राइट। सो नेक्स्ट अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये भी हम पेडागोजी में डिटेल में पढ़ेंगे। जियान प्याजे एंड विगोस्की ने अच्छे से, काफी अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, डिफरेंट उनकी थ्योरीज थी। अभी यहाँ पे छोटा सा डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। इट्स फोकस इज ऑन स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, एंड इसमें से इन्होंने सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस किया था। देन कीवर्ड्स क्या है, इंक्वायरी, डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप लर्निंग। सो इनके अकॉर्डिंग कि जो एक पर्सन है, एक बच्चा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ज्यादा सीखता है। इनका ये कहने का मतलब है रोल ऑफ टीचर, इसमें रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, नॉट अ लेक्चरर। इट इज यूज फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड हायर ऑर्डर ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव, ये याद रखिएगा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज हायर लेवल ऑफ टीचिंग। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो जॉन डेवे ने दी थी। इसका फोकस क्या है, लर्निंग थ्रू डूइंग रियल वर्ल्ड tasks. Student work on a project for a longer period. It encourages collaboration, application and creativity. Right? So, एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, स्पेशली अपने कलीग्स के साथ, या अगर वो किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में है तो उससे उनको कोलैबोरेशन में बहुत इजीली उनको हेल्प होगी। देन एप्लीकेशन एज वेल एज उनकी खुद की आइडियाज भी वो अप्लाई करेंगे अपने रिसर्च में या टास्क में, तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ये एक और चीज है फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच। दिस इज मॉडल डिजिटल। इसमें क्या है, जैसे हम वैसे तो ये स्कूल्स में भी होता था, बट मेन क्या है कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि ओके आप घर से पढ़ के आइए, चाहे वो बुक से पढ़ के आइए, चाहे आप गूगल से पढ़ के आइए, चाहे यूट्यूब से पढ़ के आइए, कहीं से भी पढ़ के आइए। तो आप पहले पढ़ के आएंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड द फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच। स्टूडेंट लर्न थ्योरी एट होम वाया वीडियोस या एंड देन दे प्रैक्टिस इन द क्लास। टीचर एक्ट्स एज अ गाइड इन द क्लास। ये इट इज यूज्ड इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग। यस, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग जब दोनों एक साथ होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग। ये इस बारी क्वेश्चन आया था, जब हम एमसीक्यूज वाली वीडियो बनाऊंगी तो उसके उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो अभी के लिए आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड फर्दर आगे जो टॉपिक्स रहते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं या मुझे मेरी ईमेल आईडी पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। थैंक यू।